करूंगा, उसके बाद मैं आपसे आग्रह भी नहीं करूंगा। वो भले ही अनप्रोडक्टिव हो पॉलिटिकली, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस निरंतर ना करें। इस महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक और 140 करोड़ जनता को इसका इफेक्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार महंगाई पर चर्चा कराने से भाग रही है। अगर विरोध करना था तो जीएसटी की बैठक में करते, वहां पर किसी भी राज्य ने विरोध नहीं किया। नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। एक मशहूर अर्थशास्त्री थे मिल्टन फ्रीडमैन। हम सब जिन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है बहुत बखूबी जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, और ये बहुत मशहूर कहावत है, कि इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, यानी कि बिना कानून बनाए अगर महंगाई दर बढ़ती है तो ये एक टैक्स की तरह सारे देश के नागरिकों पर लगता है। इसका मतलब यही है कि महंगाई आम जनता पर लगाया गया एक तरह का टैक्स ही है। ये बातें मैंने इसलिए आपके सामने रखी क्योंकि इन दिनों भारत में महंगाई दर 7% से ऊपर है। अर्थशास्त्र सीधे तौर पर आम लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगी। आम लोगों को इससे खास फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई दर क्या है, लेकिन ये 7% हो या 2% हो, पता तब चलता है कि जब जेब या किचन के खर्चे में गृहिणी को या गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं चोट पहुंचनी शुरू होती है। उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता, किसी भी आम आदमी को, कि कल दूध का पैकेट 29 रुपए का था, आज 30 रुपए का है। ये बहुत चुभती है बात किसी को भी घर में। ऐसे ही आटा, दाल, दही जैसे रोजमर्रा की चीजें जो हैं वो लेकर आज हर नागरिक परेशान है। इसकी वजह ब्रांडेड पैकेट पर 5% जीएसटी लागू होने को बताया जा रहा है। ये क्या माजरा है इस मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। दर्शकों, इतना ही नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 80 तक पहुंच चुका है और ये गिरावट क्या किसी बड़े खतरे की आशंका बता रहा है? ये सवाल सब लोगों के मन में है और इस पर साफ सुथरी बहस की बहुत जरूरी है। जाहिर तौर पर इकोनॉमी के मुद्दों पर विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है, लेकिन सवाल पब्लिक का आज ये है कि इस पर बहस से भाग कौन रहा है? क्या विपक्ष को अगर बहस चाहिए तो संसद में चिल्लाकर, संसद रोककर ये बहस हो पाएगी? क्योंकि संसद हंगामे की भेंट चढ़ रही है। पिछले 3 दिनों से यही नजारा दिख रहा है। विपक्ष सदस्यों के विरोध प्रदर्शन की ड्रामेटिक तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं। कोई दही का पैकेट, कोई दूध का पैकेट लेकर संसद भवन पहुंच गया है, लेकिन महंगाई, जीएसटी पर असल चर्चा वो बिल्कुल गायब है। आखिर रुपया 80 पार, महंगाई 7% पार, क्यों और कब तक? कौन है जिम्मेदार? आज सवाल पब्लिक का यही है। देश में महंगाई बढ़ी है और कांग्रेस के मुताबिक जीएसटी की मार भी है। पहले मैं जीएसटी की बात करूंगी, जिसे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके कहा, महंगाई से जूझती जनता के लिए गब्बर की रेसिपी, कम बनाओ कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ।
मित्रों की अनूकही बातें तक सुनने वाले प्रधानमंत्री को अब जनता की बात सुननी भी होगी और ये जीएसटी वापस लेना भी होगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। राहुल गांधी का ये तंज 18 जुलाई से जीएसटी के दायरे में आटा, दाल, मुरमुरे, दही, लस्सी, पनीर, गुड़, पापड़ और शहद जैसी चीजों की ब्रांडेड पैकेट पर लगी 5% जीएसटी को लेकर है। लेकिन कांग्रेस संसद से सड़क पर हंगामा कर रही है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राज्यसभा के अंदर का एक वीडियो भी ट्वीट हुआ है। इस ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है, सदन जीएसटी वापस लो के नारों से गूंज रहा है। बहरी सरकार ने अगर यह आवाज अनसुनी की तो यह संघर्ष सदन से सड़क तक जारी रहेगा। इसके बाद जीएसटी के इस हंगामे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 ट्वीट्स में सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है, जीएसटी लागू होने से पहले भी अनाज पर वैट लगता था। जीएसटी लागू होने पर अनाज, दाल, आटा के सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रांड्स पर 5% जीएसटी लगी है, लेकिन कई नामी ब्रांड्स ने इसका दुरुपयोग किया है, इसलिए इन पर जीएसटी लगाने के सिर्फ तौर तरीकों में बदलाव हुआ है। सिर्फ 2-3 आइटम्स को छोड़कर जीएसटी की कवरेज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को टैक्स लीकेज रोकने वाला कदम बता रही है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष उसे जानता है और जनता पर बोझ भी बता रहा है। और यह मौका ऐसा है जब महंगाई की चुनौती सरकार पहले से ही जूझ रही है। जून का खुदरा महंगाई का आंकड़ा 7.1% था। पिछली 2 तिमाही में महंगाई दर आरबीआई की महंगाई की लिमिट 6% से अधिक चल रहा है। और इस सच्चाई में एक और बात है कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध का असर भी दुनिया में महंगाई को हाल से बेहाल कर रहा है। जून 2022 में यूके में महंगाई दर 9.4%, अमेरिका में 9.1%, जर्मनी में 7.6%, रूस में लगभग 16% और ब्राजील में 12% तक महंगाई है। तो क्या भारत कटा रह सकता है बाकी दुनिया से, खास करके युद्ध और कोरोना की मार में? लेकिन सवाल यह है कि महंगाई और जीएसटी पर बहस कहां होगी? देश की संसद में ही ना। लेकिन रास्ता कहां से निकलेगा? देश की संसद से ये सिर्फ हंगामे से निकलेगा या इसका दारोमदार सरकार पर होगा? विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती। सुनिए विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं। इस महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक और 140 करोड़ जनता को इसका इफेक्ट हो रहा है। कई आवश्यक वस्तुओं को, खास तौर पर खाने पीने के सामान, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की भारी महंगाई के बाद प्री पैक्ड अनाज, गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, शहद, गुड़ा, जब आपको महंगाई बढ़ाना होता है तो विपक्ष को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गैस का दाम आपने 1086 रुपए कर दिया। आपने दूध पे, छाछ पे, दही पे, आटे पे, चावल पे, खाने पीने वाली चीजों के ऊपर आपने जीएसटी बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दी। तो महंगाई से आपने हिंदुस्तान की जनता की कमर तोड़ दी और सदन में उस पर चर्चा करने से भी भाग रहे हैं आप लोग। जहां विपक्ष के ताने चल रहे हैं, वहीं आज सरकार ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर धावा बोल दी। संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना संसद में चर्चा ना हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए कि वो भले ही अनप्रोडक्टिव हो पॉलिटिकली,
लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस निरंतर ना करें। तो आज सवाल पब्लिक का यही है कि रुपए की कीमत बनाम $80 हो चुकी है और महंगाई की दर 7% से ऊपर जा रही है। प्री पैकेज्ड फूड में जीएसटी का 5% लगना, इसका जिम्मेदार कौन है? और संसद में गतिरोध विपक्ष की वजह से है या सरकार की वजह से? आज यही सवाल हैं पब्लिक के और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभ्रांश राय, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ इस वक्त घनश्याम तिवारी भी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु और अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है नलिन कोली जी को, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नलिन कोली जी, इस वक्त जो महंगाई का हाल है वो आप किसी के भी घर चले जाइए तो पहली बात वो कोई भी गृहस्थी वाला आदमी बताएगा तो यही बताएगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ती चली जा रही है। और उस पर जब जीएसटी आता है, समझा कि वित्त मंत्री ने समझाया है ब्रांडेड और अनब्रांडेड का ये पूरा हिस्सा, लेकिन इस माहौल में महंगाई के क्या आप आम आदमी को बिल्कुल टैक्स ले लेकर और जीएसटी ले लेकर बिल्कुल दबा देंगे महंगाई के नीचे? आज पब्लिक आपसे सवाल पूछ रही है। 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। धन्यवाद नाविका जी। इसके दो पहलू हैं आपके सवाल के। पहली बात है इन्फ्लेशन या महंगाई की, और इसका कारण जो आपने पेट्रोल या बढ़ते दामों का देखा वो यूक्रेन वॉर और जो दुनिया में एक स्थिति बनी है जो इन्फ्लेशन की, वो कई देशों में बहुत बुरी हालत में है। भारत में फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल में है। तो इसके फैक्टर्स एक्सटर्नल है, उसमें डॉलर के प्राइस से भी रिलेटेड है, और ये बात डेप्रिसिएशन ऑफ मल्टीपल करेंसीज जिसमें भारत का कम गिरा, ये एक पहलू। दूसरा जो आपने पूछा कि आपने क्यों या जीएसटी काउंसिल ने क्यों रेट्स बढ़ाए हैं या जीएसटी लगाया है ब्रांडेड फूड ग्रेन्स पर, तो पहली बात है अनब्रांडेड या जो खुला मिलता है और जो अधिकांश गरीब लोग और देश की 80-90 करोड़ जनता जो खरीदती है वो अनब्रांडेड खरीदती है, जो किराने के दुकान में दाल, चावल, आटा, गेहूं, सूजी ये सब उसी रूप से मिलता है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। दूसरा जो ब्रांडेड है, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या और लोग जो लेते हैं, ये सर्वसम्मति से हुआ है, जिसमें जो विपक्ष के राज्य हैं उन्होंने भी सर्वसम्मति से इसकी मांग की क्योंकि टैक्स की चोरी हो रही थी। अब इस पर विपक्ष का फिर सवाल उठाना ना केवल दोहरापन है, राजनीतिक डुप्लिसिटी जिसको कहते हैं, उसका एक अच्छा प्रमाण है। सौरभ भारद्वाज जी, क्या जो अन्य पार्टियां हैं जो जीएसटी काउंसिल में हैं, क्या इस मुद्दे पर उन्हें आवाज वहां उठानी चाहिए या ये आवाज सड़कों पर उठानी चाहिए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर आप 44 एडवांस्ड कंट्रीज की लिस्ट देख लें तो उसमें 37 इस तरह के देश हैं जहां जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस वक्त 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना तक ज्यादा चला है कुछ देशों में पिछले तिमाही में। तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भारत बाकी देशों से, बाकी दुनिया से कटकर रह सकता है? नंबर 1। और नंबर 2, क्या जीएसटी और वैट पहले राज्य की सरकारें नहीं लगाती थी? नाविका जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, मैं एक एक करके इनका जवाब देता हूं। पहला, अगर जीएसटी काउंसिल के अंदर विपक्षों की इतनी सुनी जाती तो आज ये टैक्स इतना नहीं बढ़ता। और आज विपक्ष अगर टीवी पे आकर चीख कर जनता के सामने कह रहा है, अब तो विपक्ष कह रहा है, आप विपक्ष के कहने से ही वापस ले लीजिए, आपके ऊपर कोई बाइंडिंग तो नहीं है। अगर टैक्स घटता है तो नरेंद्र मोदी जी घटाते हैं, अगर बढ़ता है तो क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने इनके कान में कहा कि बढ़ा दो इसलिए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। ये बहुत ही गलत और दोहरा मापदंड है। दूसरी बात, पहले भी टैक्स बढ़ता था मगर पहले भी शोर होता था।
यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बैलगाड़ी पर संसद जाते थे अगर डीजल पेट्रोल 2 रुपए बढ़ता था। आज डीजल और पेट्रोल के ऊपर 60% और 101% तक टैक्स जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। तो क्यों विपक्ष नहीं बोलेगा? मतलब पहले विपक्ष अगर बोलता था तो वो जनता की आवाज उठाता था, आज विपक्ष बोलता है तो साहब आप क्यों बोलते हो, आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये ड्रामेबाजी हो गई। पहले अगर सिलेंडर लेके सुषमा स्वराज जी पहुंचती थी, स्मृति ईरानी पहुंचती थी, तो वो कह लेते थे कि भाई ये असली देशभक्त हैं। आज जब विपक्ष करता है तो कहते हैं साहब ये ड्रामेबाजी है। अब आ जाते हैं विदेशों की बात पे। पहले जब कांग्रेस के जमाने में चीजों के दाम बढ़ते थे, महंगाई बढ़ती थी, तो प्रधानमंत्री क्या कहते थे? कहते थे ग्लोबल फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, तेल इंटरनेशनल। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? और आज के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थी वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि हमें एक्सटर्नल फैक्टर से क्या लेना, आप हमें देश की बात कीजिए। अब मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी आता हूं। आपने कहा बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जहां पे महंगाई बढ़ गई, मैं मानता हूं बढ़ गई, मगर यहाँ के अंदर महंगाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें बढ़ गई। मैं मसलन आपको चीज बताता हूँ, हमारे देश के अंदर पिछले कोरोना काल के अंदर 84 नहीं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। 60 सेकंड की जगह मैंने आपको 120 से ज्यादा सेकंड दे दिए। मैं एक बार सारा राउंड कर लूं फिर दोबारा आपको समय दूंगी। मैं पूछना चाहती हूं सुभ्रांश राय जी आपसे। सुभ्रांश राय जी, ये जो जीएसटी का मामला है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है विपक्ष ने। खुले अनाज पर, खुली चीजों पर कहीं पर भी टैक्स नहीं है, और जो ब्रांडेड थी उस पर पहले भी टैक्स था। कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपनी जो बड़ी ब्रांड की तस्वीर लगाते थे आटे पे या चावल के बैग पर, उन्होंने बड़ी ब्रांड की तस्वीर लगानी छोड़ दी और कहीं छोटा सा लिख दिया XYZ ब्रांड, और उसको अनब्रांडेड मान के उसमें टैक्स की चोरी होने लगी। तो मैं पूछती हूं कि ये सिर्फ रिक्लासिफिकेशन है लीकेज रोकने के लिए, तो इस पर इतना हल्ला हंगामा क्यों? नंबर 1। और नंबर 2 मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सदन में अगर चर्चा करनी है तो चर्चा करने के लिए आपको वहां दूध का पैकेट, दही का पैकेट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आंकड़े लेकर जाइए और जो सरकारी पक्ष है उससे सवाल पूछिए, उन्हें ध्वस्त कर दीजिए अपने आर्ग्यूमेंट से। लेकिन 3 दिन पार्लियामेंट जब से चला है, मैं आपको बता दूं 42 मिनट 3 दिन में चला है लोकसभा और 1 सवा घंटा चला है राज्यसभा, जबकि चलना चाहिए था 18 घंटे दोनों हाउसेस। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अपनी बात को आप इस तरह से प्रूव करेंगे कि हो हल्ला प्लेकार्ड लेके, और जहां कैमरा होता है लोकसभा राज्यसभा का टीवी जहां से कैमरा देख रहा होता है वहीं पर जाकर अपना प्लेकार्ड दिखाना, तो ये तो फिर तमाशेबाजी हुई ना। ये आम आदमी की दिक्कतों को समझना और उठाना तो नहीं हुआ ना। धन्यवाद नविका जी। आपने 2 सवाल किया, 3 बड़ी बड़ी बातें मैं आपसे शेयर करता हूं। गोरे अंग्रेजों ने ना 1930 में भारत की जनता के खाना में स्वाद देने वाले नमक के ऊपर टैक्स लगाया। नतीजा क्या हुआ? पूरा देश उसके विरोध में आया और गोरे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। आज गोरे अंग्रेजों के अनुयायी जो काले अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा इनसे मिलती जुलती है। डिवाइड एंड रूल एट एनी हाउ, अमीर मित्रों के साथ रहो, गरीबों का ध्यान मत रखो। जिस तरह से इन्होंने खाने के सामान पे, चाहे वो दूध हो, दही हो, आटा हो, तेल हो, सब कुछ पे इन्होंने जो टैक्स लगाया, जो भोजन बेसिक अधिकार होता है उसको भी नरेंद्र मोदी सरकार ने जो छीनने का काम किया। तो इस काले अंग्रेजों के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक हर जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी रहेगी और मौजूद रहेगी। एक बात। दूसरा, आपने एक इंपॉर्टेंट जिक्र किया, मैडम इतिहास के पन्नों में जाइए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो सिलेंडर लेकर प्याज और टमाटर की माला पहन के सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक और राजनाथ सिंह सब लोग यही काम करते थे। ये वही अटल जी की पार्टी है जो बैलगाड़ी लेकर कंप्यूटर आने के दौर में उससे पार्लियामेंट आते थे। मत भूला करिए मैडम, इतिहास के पन्नों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करा रखा है। और रही बात कैमरे की, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भगवान की पूजा नहीं करते, ये कैमरे की पूजा करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो कैमरे की मैं पूजा कर रहा हूं वही पूरे दिन कैमरे पूरे देश को दिखाया जाएगा और हमें कट्टर और प्रचंड हिंदू बनाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी आपका समय अभाव है। अगर आप 60 सेकंड और देती है तो मैं इस कट्टर हिंदू वाले सब्जेक्ट पर भी कुछ कहना चाहूंगा। नहीं, कट्टर
हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, खाएगा तो दाल चावल ही, वो कहीं कैमरा तो खाएगा नहीं। मैं सवाल उठा रही हूं कि प्लेकार्ड सिर्फ कैमरा के पास क्यों जाता है, तो आपने ये भी मैंने बिल्कुल पॉइंटेड सवाल पूछे थे। और सुहेल सेठ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हाँ ये सच है कि जब महंगाई दर बढ़ती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और इसमें ज्यादा इतिहास की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 10 साल पहले ही कांग्रेस की सरकार थी और 10 साल तक थी, तो हमने देखे हैं वो दौर जब पार्लियामेंट को स्थगित किया जाता था और बीजेपी का ये स्टेटेड पॉलिसी था कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसरप्ट द पार्लियामेंट टू मेक अ पॉइंट टू द पार्लियामेंट। ये डेमोक्रेसी का हिस्सा बताया जाता था। आज वही बीजेपी कह रही है कि पार्लियामेंट का समय नष्ट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं विपक्ष के मुद्दे उठाने का तौर तरीका, इस पर कोई सवालिया चिन्ह है? और ये जो हर वक्त एक भाषणबाजी रेटोरिकल जवाब आते हैं शुभ्रांश राय जी से, ये कोई मुद्दा सॉल्व करता है? क्योंकि पॉइंटेड सवाल पूछे थे खुला और ब्रांडेड जीएसटी के ऊपर, और अगर पेट्रोल के दाम ले लें तो टैक्स सेंटर घटाती है लेकिन कांग्रेस की स्टेट नहीं घटाती। क्या विपक्ष डुप्लिसिटी दिखा रही है अपने रवैये में महंगाई को लेकर? मैं समझता हूं कि डुप्लिसिटी तो नहीं दिखा रही, पर उन्नति भी नहीं दिखा रही। इंसान समय के हिसाब से प्रगति करता है, उन्नति करता है। शुभ्रांश जी का कहना कि भाई बीजेपी गलत करती थी तो इसलिए हम गलत करेंगे, वो तो बात लॉजिकल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप संसद को डिसरप्ट करके क्या आपको मिलेगा? ना तो आपको कोई वहां पे कोई चैनल है, मैं टेलीविजन चैनल की नहीं बात कर रहा, चैनल ऑफ होप, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप गांधी जी के स्टैचू के नीचे रोज आप अगर खड़े रहेंगे तो फिर आप एक काम करिए, आप लोग संसद से इस्तीफा दे दीजिए, कह दीजिए कि बीजेपी संसद चलने नहीं देती, संसद में हमारी बात नहीं सुनती, हम लोग रिजाइन कर जाएंगे। आप रिजाइन भी नहीं करते, रोज के 2000 रुपए आपको मिलते हैं, संसद चलाने का एक और वहां खर्चा है। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, मैं एक कॉमन मैन की तरफ से 3 मेरे इश्यूज हैं। नंबर 1, हमें इस देश में एक प्रतिक्रिया स्थापित करनी चाहिए कि जो ये मुद्दे हैं जो इंडियंस को अफेक्ट करते हैं, वो मुद्दे कहां पे उठाए जाएंगे। अगर सारे पॉलिटिशियंस ने कहा कि हम मुद्दे गांधी जी के स्टैचू के नीचे उठाएंगे, तो आप उठाइए, पर कहीं तो उठाइए। अब हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है, कांग्रेस बोल रही है कि भाई जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, बीजेपी का व्यवहार बहुत बुरा था, इसलिए हमारा व्यवहार भी बुरा होगा। वो कोई लॉजिक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको आंकड़ों के थ्रू इनका लॉजिक काउंटर करना है, जैसे जयराम रमेश ने आज काउंटर किया, आप वो काउंटर करिए, पर ये डेमोक्रेसी तो ट्विटर पे नहीं चल रही। अब जयराम रमेश को अगर काउंटर करना है तो वो संसद में करे, पर संसद नहीं चल रहा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमने देश कहां चलाना है, गांधी जी के स्टैचू के नीचे चलाना है या संसद में चलाना है। अगर सारों ने तय कर लिया कि हम गांधी जी के स्टैचू के नीचे तय कर लेंगे, तो हम सारे 3 बंदर बन जाएंगे, ना कुछ देखेंगे, ना कुछ सुनेंगे, ना कुछ बोलेंगे। पर इससे क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नंबर 1। नंबर 2, मैं एक ब्रांडिंग का आदमी हूं। जैसे नाविका ने सही कहा कि बहुत लोगों ने जीएसटी का उल्लंघन किया है, वायलेशन की है, ब्रांड को एकदम नीचे छोटा दिखा के। जिस जीएसटी काउंसिल में सारे ऑपोजिशन स्टेट्स के भी फाइनेंस मिनिस्टर्स वहां रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब वो मीटिंग्स होती है तब वो क्यों नहीं बोलते? वो क्यों पोस्ट फैक्टो बोल रहे हैं? अगर मैं बंगाल का फाइनेंस मिनिस्टर हूं या राजस्थान का फाइनेंस मिनिस्टर शुभ्रांश जी, जिस दिन मीटिंग हुई और मेरी बात नहीं सुनी गई, उस दिन मुझे हल्ला बोलना चाहिए कि भाई देखिए, जीएसटी काउंसिल इज नॉट यूनानिमस, इट इज नॉट लिसनिंग टू मी। आप वो भी नहीं कर रहे। फाइनेंस मिनिस्टर पूरा 14 ट्वीट्स में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही है, वो भी कोई नहीं सुन रहा। आप मुझे यही कहिए कि आदमी जो कॉमन मैन है वो जाए तो जाए कहां? जैसे कि सौरभ ने भी सही कहा कि बहुत सही बात कही सुहेल सेठ आपने। और घनश्याम तिवारी जी, मैं यही पूछना चाहती हूं आपसे, विपक्ष का काम विरोध करना है, लोगों के मुद्दे उठाना है, पर फोरम कौन सा होना चाहिए?
अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ये तय हुआ तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कितने वक्तव्य आए थे किसी भी राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से कि आज जो हुआ वो गलत हुआ? क्या अब ये संसद में जो तमाशा है वो सिर्फ तमाशा भर ही है, क्योंकि जहां विरोध करना चाहिए था वहां तो किया नहीं? और जैसे सुहेल सेठ जी कह रहे हैं, गांधी के स्टैचू के नीचे आप प्लेकार्ड ले सकते हैं, आप कैमरा से बात कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे वहां पर रिजॉल्व नहीं होते और संसद आप चलने नहीं देंगे, तो ये देश में लोगों के मुद्दे उठाएगा कौन? नमस्कार नविका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 झूठ जो इस पे प्रदर्शित हो रहे हैं, कुछ आपके घुमाई फिराई वक्तव्यों के चलते, कुछ जो सोहेल सेठ जी ने कहा उसके चलते, उसको पहले साफ कर देता हूँ। जीएसटी काउंसिल, सोहेल सेठ जी बता दें, आप बता दें, जीएसटी काउंसिल के वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है कितने मेंबर्स हैं? 33 मेंबर्स हैं। उसमें कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं? वो समूची काउंसिल ही भारतीय जनता पार्टी है। अगर 3, 4, 5 मेंबर्स को हटा दीजिए तो आप ये कहते हैं कि जहां पर समूची भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति तय करती है, जिस देश में प्रधानमंत्री जब चुनाव जीतने का होता है तो कहता है कि 40 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, और अपने रणनीति के हिसाब से 100 रुपए तक लेकर जाते हैं, और अकेले 5 सालों में जितना पेट्रोल डीजल से कमाई ये सरकार करती है उतनी पिछली 3 सरकारें नहीं करती हैं। तो ये सरकार की और प्रधानमंत्री की सोची समझी साजिश है कि जनता से झूठ बोलो और फिर जनता को लूटो। ये साबित हो गया। और जब प्रधानमंत्री की ये साजिश है तो जीएसटी काउंसिल क्या करेगी जहां पर 20 से 25 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हैं? पहली बात तो जीएसटी काउंसिल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। दूसरी बात, ये कहना कि संसद नहीं चलने देते, जो गुजरात इलेक्शन में चुनाव के चलते संसद को बाधित कर सकते हैं, अपने मेंबर्स के थ्रू संसद को बाधित कर सकते, सरकार में रहते हुए वो संसद को चलने नहीं देंगे कि हम चलने नहीं देंगे। ये सरकार नहीं चाहती कि ये जनता जाने कि इस देश में महंगाई की वजह नरेंद्र मोदी है, क्योंकि ये विपक्ष तो बोलता है लेकिन मीडिया नहीं बोलता। जिस देश में मीडिया प्रधानमंत्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं कह सकता, आप हमसे पूछ रहे हैं मीडिया के रूप में, आप ये नहीं कह सकते इस मंच से कि देश के प्रधानमंत्री को 8 साल हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। इस देश की मीडिया कह नहीं सकती, लेकिन वो कह रही है कि भाई साहब मैं भी महंगाई से उतनी ही त्रस्त हूं जितने आप हैं, मैं भी महंगाई से उतनी ही त्रस्त हूं जितने आप हैं। ये मुद्दा मेरा भी उतना ही है जितना विपक्ष कह रहा है उनका, लेकिन मैं बेसिक जो मुद्दा उठा रही हूं, आप कह रहे हैं कि 33 मेंबर्स हैं। नहीं, अब आप रुक जाइए। अजनिवेश जी, 33 मेंबर्स हैं जीएसटी काउंसिल में, अधिकतम बीजेपी के हैं। अरे बीजेपी चुनाव अगर जीत के अपने सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव भेजती है तो ये बीजेपी की गलती है क्या? नंबर 1। नंबर 2, आप ज्यादा स्टेट्स जीतिए, ज्यादा अपने नुमाइंदे डालिए जीएसटी काउंसिल में, ये तो आपके लिए खुला है, लोकतंत्र है। और तीसरी बात मैं पूछना चाहती हूं अवनीजेश जी कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी का काउंसिल है जीएसटी काउंसिल, तो मुझे ये बता दीजिए कि जीएसटी काउंसिल में आप बोल नहीं सकते। उस दिन जब ये डिसीजंस लिए जाते हैं, ये फैसले लिए जाते हैं, बाहर आके आप जो रोज ट्वीट करते हैं गाली देने के लिए सरकार को, उसमें ये ट्वीट भी नहीं करते कि आज जबरदस्ती ये फैसला किया गया, हमारे आवाज नहीं सुनाई गई, हमने उठाने की कोशिश की थी, वो भी कोई ट्वीट नहीं आया। तो ये सडनली बाद में जागकर विपक्ष को क्यों ऐसा लगता है कि सरकार ही गलत है और वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है? अवनीजेश जी, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं। नाविका जी, एक आधी बात तो आपने मेरी कह दी कि ये जीएसटी काउंसिल बीजेपी ने नहीं बनाई है, जनता ने बनाई है। जनता ने जितने राज्यों में भाजपा की सरकार बनाई उनके प्रतिनिधि के रूप में है। घनश्याम जी, आप नहीं बन पाए, वहां पर टोपी ओपी पहन के पहुंचे थे वहां पे यूपी के इलेक्शन में, लेकिन नहीं बना पाए सरकार। आपको भी मालूम है कि आपने तैयारी वैयारी कर ली थी शेरवानी की, लेकिन नहीं बन पाए। एक बात, अगर जीएसटी काउंसिल में है तो यही हाल संसद में भी है, वहां भी चुपचाप बैठ जाओ। फिर आप संसद में भी एनडीए के 350 सदस्य, वहां पे भी नहीं बोलने देते, तो आप चुपचाप बैठ जाओ। जैसे जीएसटी में आपको नहीं बोलने दिया गया, आप मान लो कि संसद में भी नहीं बोलने दिया जाता। और नहीं तो जैसे नाविका जी ने कहा है कि बाहर आकर के आप कहते एकदम बाहर सारी प्रेस खड़ी हो सकती है, आप उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते कि अंदर जीएसटी में हमने इतना हो हंगामा किया, हमने जीएसटी काउंसिल नहीं चलने दी, हमने कहा कि ये नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, दूध दही पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बुलडोज कर दिया। किया आपने? नहीं किया। ये तो नहीं किया ना आपने। तो महत्वपूर्ण बात ये नाविका जी, मैं 5, 7, 10 सेकंड ऊपर लूंगा क्योंकि बाकी लोगों ने भी लिया है। आपने बाकी सारे मेरे पास भी आंकड़े हैं और घनश्याम जी तो आंकड़ों के साथ बात करते हैं, तो मैं भी आंकड़ों के साथ बात करूंगा अगली बार में। लेकिन एक बात है
कि जब पेट्रोल और डीजल पे बात करते हैं ना, तो एक बार आप जो ऑयल बॉन्ड्स थे उसके बारे में जरूर बोला करिए आप। ये वही विपक्ष है जिसने कहा था दिल्ली में सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। ये वही विपक्ष है जिसने कहा था कि 200 करोड़ या सारे भारत को वैक्सीन लगने के लिए, राघव चड्ढा ने कहा था 15 साल लगेंगे। ये वही है। मेयर काउंसिल की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को नहीं जाने दिया जा रहा। और मैं एक आखिरी 10-5 सेकंड है कि मेरी शिकायत नलिन कोहली से है कि नलिन कोहली की सरकार जिस तरीके से बाकी लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आप आइए खुल करके अखबार में बताइए कि ऑयल बॉन्ड का कर्जा हम चुका रहे हैं जो पिछली सरकार ने लिया था। हम आपके ऊपर नहीं कर्जा डाल रहे, वो पिछली सरकार ने लिया था। हम भी चाहते तो वो उसको ऑयल बॉन्ड को कर्जा करते रहते और पेट्रोल हम फिर 70 रुपए रहने देते, लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने कहा कि देश को कर्ज से बाहर निकालना, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है, देश की अर्थव्यवस्था जहां पहुंच रही है वो भी है। आखिरी बात यह कि एक बात तो मान ली सारे इन लोगों ने कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी महंगाई बढ़ती थी। ये कोई बीजेपी की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ रही, तब बीजेपी विरोध करती थी, लेकिन इतना तो मान ही लिया ना आपने कि महंगाई ये आपने सही कहा अवनी जी कि महंगाई पहले भी बढ़ती थी। लेकिन नलिन कोहली जी से मेरा ये सवाल है, मैं अब डिबेट खोल रही हूं। नलिन कोहली जी, मेरा आपसे सवाल है, जब, और ये सही याद दिला रही हैं विपक्षी पार्टियां कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सड़क पर सिलेंडर लेके बैठा जाता था, प्याज की मालाएं पहनी जाती थी, तब ये तमाशा नहीं था और आज तमाशा लगता है। पहले भी संसद में गतिरोध होता था और बीजेपी ने कहा था कि ये एक करेक्ट वे ऑफ शोइंग ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन के पास और कोई तरीका नहीं है बताने का सरकार को कि क्या गलत हो रहा है। तो आज ये गलत कैसे हो गया? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि देश चलाना क्या सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष होता है या कभी गुहार आम आदमी की भी सुनी जाएगी? ये आज पब्लिक पूछ रही है ये सवाल। धन्यवाद नाविका जी, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बात है कि देश में काम हो रहा है, तो आपके सवाल का पहला पहलू है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे वरिष्ठ नेता प्रदर्शन करते थे, शोर मचाते थे, क्योंकि उसका कारण है मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस यूपीए सरकार जो है उस समय घोटालों में ज्यादा व्यस्त थी। देश में काम क्या होना चाहिए उसकी चिंता नहीं थी। आप ही देख लीजिए, आपके चैनल और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत कवरेज किया, कई महीने लगाए इन घोटालों पे बात करने के लिए। अलग अलग कोई चीज नहीं थी, हवा से लेके जमीन के अंदर तक, बीच में जितनी चीजें, हवा, पानी, जमीन के नीचे जो भी हो, सब में घोटाला। तो उस समय की सरकार की प्राथमिकता देश सेवा नहीं थी, काम नहीं था, केवल घोटाले करना था। तो विपक्ष की भूमिका के रूप में इन सबको रखते हुए चिल्लाना जरूरी है कि भाई आप अपना काम छोड़ के सिर्फ अगर घोटालों में लगेंगे तो हम लोग चिंतित तो होंगे। आज की मौजूदा सरकार पे आ जाइए, कौन सा घोटाला है 8 साल में, बताइए ना। घोटाला नहीं है तो मैन्युफैक्चर करने का प्रयास किया जाता है, कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक पहुंच जाता है, कुछ नहीं मिलता है। नलिन कोहली जी, ये कोई अगर घोटाले हुए थे तो 8 साल से आपकी सरकार है, आपने कितने लोगों को जेल भेजा, कितने केस जीते, ये भी हिसाब दे दीजिए। आंकड़ों की बात हो रही है तो इसका भी हिसाब दे दीजिए। और अगर आप कह रहे हैं कि अभी के दौर में कोई घोटाले नहीं होते तो आपके उत्तर प्रदेश के सरकार में आज क्या हो रहा है? वहां खुद ही मंत्री कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले हो रहे हैं। तो नलिन कोहली जी, आज तो विपक्ष की भी जरूरत नहीं है उजागर करने के लिए, आपके अपने मंत्री कह रहे हैं। मैं तीसरा जवाब देता हूं। पहला, क्रिश्चियन मिशेल को कौन लेकर आया? नीरव मोदी हो, सबके हो, किसके पीछे पड़ी है? पैसे देने वाली सरकार ने तो कुछ किया नहीं। जो अगली सरकार आई कोई कदम नहीं छोड़ रही कि इनको वापस लाया जाए। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में उजागर हुआ है, एक्शन हुआ है। 24 घंटे में एक्शन कब हुआ? यूपीए की सरकार में। 0 टॉलरेंस है हमारी सरकारों की करप्शन के प्रति, 0 टॉलरेंस। वहां टॉलरेंस ही नहीं थी, एजेंडा था करप्शन का। तीसरी बात आई है कि आप कहते हैं कि इस सरकार क्या, मैं कह रहा था गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को 2 साल के लिए अनाज मिला, एक व्यक्ति भूखा नहीं मरा है कोरोना में। तो ये कहां से आ रहे हैं? ये है प्राथमिकता की काम करना है। अगर प्राथमिकता है कि चूल्हा जलना चाहिए तो गैस भी होना चाहिए, टॉयलेट भी बनना चाहिए, मकान भी बनना चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए।
हर चीज की प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी भाई जी की सरकार साहब, की। वो काम विपक्ष की अपनी जगह है, जो लेकिन सौरभ आप इस बात भारद्वाज का जी ने सही जवाब बात कही। दीजिए कि कल ड्रामाबाजी। अगर दूध 29 रुपए किलो था तो आज 30 रुपए क्यों है? आप ये बताइए कि 3 दिन पहले अगर चावल 25 रुपए किलो था तो आज 30 रुपए क्यों है? ये सवाल है पब्लिक का। आप नीरव मोदी के लिए लड़ रहे हैं, वो आ नहीं रहा, कोर्टों में सब कुछ है, 2G स्कैम में किसी को पकड़ा नहीं गया, कोलगेट स्कैम में किसी को पकड़ा नहीं गया, और तमाम चीजें आज जनता के सामने है। लेकिन आज जनता पर बनी हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आप देख लीजिए। अगर किसी का बच्चा, आप कह रहे हैं मिडिल क्लास को तो हमने छोड़ दिया, वही लोग खाते हैं ब्रांडेड। अगर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में किसी का बच्चा बाहर पढ़ता है क्योंकि यहां पे एडमिशन नहीं मिलती, तो उसको बाहर पढ़ाने की फीस भी बढ़ गई। उसके बाद आप कहते हैं कि पेट्रोल डीजल, अगर काम पे जाना है, 2 वक्त की रोटी कमानी है, तो पहले तो खर्चे करो, गाड़ी चलाओ या स्कूटर चलाओ, जो भी चलाओ, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। आप आम पॉइंट स्कोरिंग अगर विपक्ष से आप करते रहे तो इससे आम आदमी के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसलिए मैं पब्लिक के सवाल उठाना चाहती हूं। पब्लिक पूछ रही है, नेहा सिंह है वाराणसी से और देहरादून से फैजल खान। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। मेरा सवाल बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। आटा दाल पर जीएसटी लगा है या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सरकार बताए कि घर का बजट कब तक जेब पर भारी पड़ेगा। मेरा सवाल विपक्ष से इस बात को लेकर है कि अगर विपक्ष जो है महंगाई के लिए जरा सा भी गंभीर है तो संसद में नियमों के तहत जो है बहस क्यों नहीं करता, बहस से क्यों भागता है? नलिन कोहली जी, पहला सवाल, किस पे टैक्स बढ़ा रहे, किस पे नहीं, पर कब तक घर के बजट पर आपकी नीतियां भारी पड़ेंगी? सिंपल सवाल। बिल्कुल अच्छा सवाल है और इससे सहमत है, कोई इसमें वैद्य नहीं है, लेकिन ये फैक्टर्स हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। आज के भी रिपोर्ट्स पे जो बात हुई है, हमारी सरकार जो है लगातार लगी हुई है कंट्रोल करने में। लेकिन दूसरा सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। आप बताइए, निर्मला जी कोविड से ग्रस्त है, कोविड के समय उन्होंने पूरा सूट पहन के वोट दिया है। विपक्ष क्यों झूठ बता रहा है कि हम लोग बहस के लिए तैयार नहीं है? हमारे पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि आइए ना, लेकिन निर्मला जी के स्वास्थ्य को तो ठीक होने दीजिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं, सौरभ भारद्वाज जी के एक शब्द से मैं सहमत हूं, ड्रामेबाजी। यही विपक्ष का काम रह गया, ड्रामेबाजी कर सकते हैं, हम अपने काम और कर्तव्य से नहीं हिलने वाले। नविका जी, सुब्रांश जी, अगर वित्त मंत्री जी कोविड से ग्रस्त हैं तो इंतजार भी तो किया जा सकता है। क्यों संसद को रोका जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि कल ईडी ने सोनिया गांधी जी को बुलाया है, इसीलिए कांग्रेस को संसद के अंदर और सड़कों में, दोनों में अपनी जुलूस निकालने? मैडम, मैं 2 बातों पे बोलना चाहता हूं। एक तो इन्होंने ऑयल बॉन्ड का जिक्र किया, दूसरा इन्होंने सरकार की प्राथमिकता शब्द यूज किया। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार की प्राथमिकता है अपने सूट बूट वाले मित्रों का लोन राइट ऑफ करना। पिछले 8 सालों में इस सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार का डेटा है। अगर इनको गरीबों की चिंता होती तो उस 11 लाख करोड़ रुपए को इस देश की जनता के तेल, पानी, आटा, चावल, नमक पे लगाते। एक बात तो ये तो भारतीय जनता पार्टी झूठ ना बोले। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने भी एक बड़ा अच्छा संदर्भ वर्ड यूज किया था मैडम पैकेज में, 44 एडवांस कंट्रियों में भी तो कोरोना है। बिल्कुल सत्य कह रही हैं आप, लेकिन उन 44 कंट्रियों में क्या आप बता पाएंगी कि उस देश की सरकारों ने अपने किस मित्र का लोन माफ किया है? भारत सरकार की प्राथमिकता है गरीबों का पैसा छीनो। गोरे अंग्रेज शरीर से खून निकालते थे, मैंने एक पिक्चर देखी थी, मर्द, दारा सिंह जी की पिक्चर थी, शरीर से खून निकालते थे। ये उनके अनुयायी काले अंग्रेज हर चीज पे कीमत बढ़ाकर टैक्स वसूलते हैं। मैडम, एक सुब्रांश राय जी, मैं आपको कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब आपकी सरकार गई थी तो जो एनपीए थे वो 3 लाख करोड़ थे।
3 लाख करोड़, मैं बताऊं 3 लाख करोड़ में से कुछ तो राइट ऑफ होने थे, वो आपने नहीं किए, इनको करने पड़े। लेकिन बैड लोन्स में से 8 लाख करोड़ इन्होंने वापस भी लिए हैं। शुभ्रांश राय जी, शुभ्रांश राय जी अपने ही शो में कम से कम मुझे बोलने की इजाजत तो देंगे। आप अगर फैक्ट्स बता रहे हैं। 1 मिनट आप बोलिए ना, बोलिए 1 मिनट, मेरा सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ मेरा 10 सेकंड। ऐसा है कि ये इकोनॉमिक्स के नंबर ना इकोनॉमिक्स वालों से पूछिएगा। आपके दफ्तर में कई हजार कर्मचारी नौकरी करते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने किराए के ऊपर 18% जीएसटी लगाया है। क्या आपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? वो 18% किराएदार कहां से वो किराए देंगे? और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो रेंट पे रहते हैं। ये है भारत सरकार की हकीकत। हम पैसा वसूलेंगे, हम कफन वाले, इस पहला ऐसा देश है जहां कफन पे जीएसटी वसूला जा रहा है। ये पहला ऐसा देश है कफन, जिंदा रहो कफन वाली बात पर, कफन वाली बात पर आपने नहीं, माफ कीजिएगा शुभ्रांश राय जी, मैं आपको मिथ्य कथाएं बताने नहीं दूंगी, फैक्ट चेक करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले पीआईबी ने ट्वीट किया है कि ये जो कफन की बात है ये गलत है। कहीं पर भी कि किराए पे जीएसटी लग रहा है। 1 मिनट मैडम, क्या आपको नहीं मालूम है कि किराए पे 18% का जीएसटी अप्लाई है? नहीं मालूम है? क्या ये गलत है? शुभ्रांश राय जी मैं आपको पीआईबी का ट्वीट दिखा देती हूँ। अभी पीआईबी का ट्वीट दिखा, नहीं आपने कफन की बात की, आपने कफन की बात की। मैं आपको ये दिखा दूं, ये यहाँ पर मेरा कैमरा है और कैमरे पर मैं ये दिखा दूं। अगर सचिन जी आप इस ट्वीट पर फोकस करें, ये अभी पीआईबी ने डाला है और इस पे लिखा था 18 जीएसटी ऑन क्रेमेटोरियम सर्विसेज, यानी कि जहां क्रिमेशन ग्राउंड पे आप जाते हैं वहां पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इसको पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है और उन्होंने कहा है ये मिसलीडिंग है। देयर इज नो जीएसटी ऑन फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी सर्विस। द रेफरेंस ऑफ 18% इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अगर वहां बिल्डिंग बनेगी और वहां पर कुछ बनाया जाएगा उस पर टैक्स लगेगा। ये नहीं कि वहां दाह संस्कार करने जाएंगे तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। आपको मैंने ये फैक्ट चेक किया है और लाइट डिटेक्टर टेस्ट में आप फेल हुए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, और 1 मिनट शुभ्रांश राय जी, अगर आप ही सिर्फ बोलते रहेंगे तो ये पूरा डिबेट शो आपके लिए नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं को हमेशा बताती हूं कि जितनी सीटें हैं उतना समय मिलेगा, इसलिए आपकी सीटें जितनी हैं उतना समय मैं आपको दे चुकी हूं। आपका फेडर डाउन कर रही हूं। सुहेल सेठ जी आने वाले हैं। सौरभ भारद्वाज जी मैं आपके पास आ रही हूं। सुहेल सेठ जी 2 चीजें कही इन्होंने कहा कि टैक्स ऑन रेंटल्स बढ़ा है जी, उससे बढ़ेगी महंगाई की दर, लोगों पर मार पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात जो ये कहते हैं कि क्रेमेटोरियम सर्विसेज पे, उसको मैंने सीधा आप यहां फैक्ट चेक कर दिया है। और तीसरी बात, एनपीएस यूपीए के दौरान कितने थे और अब कितने हैं, और कितने बैड लोन्स, 8 लाख करोड़ के बैड लोन्स जो यूपीए के सरकार में बैंक की किताबों में बैड लोन्स कहे गए थे, वो ये सरकार वापस लाई है। इसकी कहीं कोई गिनती नहीं है। सुहेल सेठ, मैं आपको एक बात बोलूं, ये ऐसी बातें से जो कोर मुद्दा होता है ना वो डिस्ट्रैक्ट होता है। हम यहां महंगाई, संसद ना चलने की बात कर रहे हैं। आपने कफन की बात की, इसकी बात की, उसकी बात की, उसमें फैक्ट्स भी गलत हैं। मैं फिर फोकस वापस ला रहा हूं। इस देश को आगे चलाने में ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी का दोनों का हाथ है, वो हम सब मानते हैं। मेरे दोस्त घनश्याम ने कहा कि भाई सुहेल ने झूठ बोला कि काउंसिल में बीजेपी के इतने हैं। अरे भाई, अगर आप इलेक्शन जीत के आओगे आपके भी आ जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी का तो काम नहीं है कि जीएसटी काउंसिल में ऑपोजिशन को ज्यादा दें, क्योंकि उसका मतलब वो लूज करेंगे। नंबर 3, आप ये जो मुद्दे हैं ये कहां सॉल्व करना चाहते हैं? ये मुद्दे आप संसद के बाहर सॉल्व करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए लोगों को कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो अब संसद के दायरे से नहीं चलेगी, क्योंकि आपका कहना है कि सरकार चलाने नहीं देती संसद, सरकार का कहना है कि ऑपोजिशन चलने नहीं देती। इसमें पिस्ता कौन है? आम आदमी। और आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पिस्ता है।
उसके मुद्दे कहां पे चलाए जाएंगे, कहां पे रखे जाएंगे और कहां पे सॉल्व होंगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। आप मुझे कहिए घनश्याम जी, यू आर एन इंटेलिजेंट यंग मैन, यू टेल मी, इफ इट इज नॉट पार्लियामेंट, वेयर विल दीज इश्यूज बी एड्रेस्ड? ए। बी, अगर आपको इतनी ही गुमराही है, इतनी नाराजगी है, इतना ही कष्ट है कि संसद ऐसे नहीं चलेगा, तो आप सोल्यूशन बताइए। हमारे देश में पता है प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों के पास हर सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम है, पर कोई प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन हम देना नहीं चाहते। क्योंकि जैसे नाविका ने सही कहा, हमारा अब एक रवैया बन गया है कि अगर हम ऑपोजिशन है, हम सब चीज का विरोध करेंगे। अगर कल मैं आपको बोलूं कि भाई बाहर बारिश हो रही है, आप बोलेंगे नहीं बारिश तो हो नहीं रही, क्योंकि आपको विरोध करने की आदत पड़ गई है। और शुभ्रांश ने बहुत सही बात कही कि बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी उनका भी वैसे ही रवैया था। तो भाई फिर मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, क्या यहाँ एवोल्यूशन होगा नहीं, प्रोग्रेस होगी नहीं, उन्नति होगी नहीं, या कि हम फिर उसी बिहेवियर टाइप पे चले जाएं? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है और अब मैं चुप रहूंगा। जय हिंद। सौरभ भारद्वाज जी, पुणे से विजय कुमार भटेवरा का सवाल है। कह रहे हैं यदि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थों को लाने का प्रस्ताव आया तो भी विपक्ष महंगाई का मुद्दा ऐसे ही उठाएगा? जवाब दीजिए। एक और सवाल है और ये चंडीगढ़ से किशोर कुमार शर्मा का है। जब जीएसटी कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया तो अब विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? इन सवालों के जरूर जवाब दीजिए। जी, मैं सारे सवालों के जवाब देता हूँ नाविका जी। देखिए, आप और सोहेल सेठ जी बड़ी वाजिब बात उठा रहे हैं कि बहस तो संसद में ही हो सकती है, बाहर तो नहीं हो सकती। बात बिल्कुल ठीक है। तो संसद में बहस क्यों नहीं हो रही, ड्रामेबाजी क्यों हो रही है? उसका मैं आपको कारण समझाता हूँ। देखिए, संसद चलने से पहले एक कमेटी होती है, संसदीय कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसमें हमारी पार्टी से संजय सिंह जी मेंबर हैं। उस कमेटी ने डिसाइड किया कि संसद में क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी और उसके अंदर यह तय हुआ कि जीएसटी के ऊपर बहस होगी, महंगाई के ऊपर बहस होगी, अग्निवीर के ऊपर बहस होगी। मगर जब संसद चली तो सरकार ने यू टर्न ले लिया और सरकार किसी भी बहस को करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप बहस करने के लिए तैयार नहीं है, विपक्ष के एडजर्नमेंट मोशन हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का मोशन हो, सबको अगर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब रिजेक्ट कर रहे हैं तो सरकार की मंशा साफ होगी, सरकार इन चीजों पर डिस्कशन नहीं चाहती। आप कह रहे हैं निर्मला सीतारमण जी बीमार हैं, ठीक है, वो बीमार है, राजनाथ सिंह जी तो बीमार नहीं है, आप अग्निवीर पर चर्चा कर लीजिए। मैं आज खुली बात सही है, खुली जो है न्योता दे रहा हूं, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, न्योता दे रहा हूं नलिन कोहली जी को। वे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सदस्य हैं, मैं तो बहुत छोटा सदस्य हूं। मैं आपको न्योता दे रहा हूं, आप बोलिए कल आप अग्निवीर पर डिस्कशन के लिए तैयार है पार्लियामेंट में? बहुत शानदार चलेगी। मैं विपक्ष की तरफ से गारंटी दिलवा रहा हूं। हाँ, पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ होगा और संसद को चलने देगा। क्या नलिन कोहली जी गारंटी देंगे? नहीं देंगे, वो बातों को गोलमोल करेंगे। अब बात आई इवोल्यूशन की। मैं ये बात भी सहमत करता हूं सोहेल सेठ जी के, पहले वक्त और था, भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करती थी, अब इवोल्यूशन हो गया, अब समय है सबको साथ चलना चाहिए। मगर सोहेल सेठ जी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी आज भी विपक्ष में है, मसलन दिल्ली, वहां पे क्यों नहीं इवोल्यूशन हुआ? वहां पे तो आज भी जो है हाउस को नहीं चलने दिया जाता। वहां पे तो नेता विपक्ष बेंच के ऊपर खड़े होके कहते हैं कि मैं जो है सदन नहीं चलने दूंगा। वहां पे तो विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है वो स्पीकर का माइक तोड़ देती है, गाली गलौज करते हैं। वहां पे क्यों नहीं इवोल्यूशन हुआ? तो ये इवोल्यूशन की बात, ये संसदीय परंपराओं की बात सही सवाल है। नलिन कोहली जी इसका जवाब देंगे, नलिन कोहली जी इसका जवाब देंगे। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, पब्लिक के सवालों का आपने जवाब नहीं दिया। पब्लिक के सवाल जरूरी होते हैं। पेट्रोलियम पे टैक्स सेंटर ने कम किया, केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर आपको महंगाई का इतना ही महंगाई की इतनी ही चिंता है, क्यों नहीं किया? जी, अगर जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल आए तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि तब केंद्र और स्टेट का टैक्स बराबर होगा। आज की तारीख में भी जब हम बात कर रहे हैं, केंद्र का टैक्स स्टेट के टैक्स से बहुत ज्यादा है। हम तो तैयार हैं, स्टेट और केंद्र बराबर कर दे टैक्स। वो कम करा करेंगे, हम भी कम करेंगे, वो ज्यादा करेंगे, हम भी ज्यादा करेंगे, बराबर तो करें। केंद्र का टैक्स आज भी सभी राज्यों से और दिल्ली में भी तो यानी कि आपकी चिंता आम आदमी के लिए नहीं है, आपका कंपटीशन है तो बीजेपी से है। ये ऊपर करेंगे, हम भी ऊपर करेंगे। नलिन कोहली जी, सौरभ जी ने
कई सवाल उठाए हैं। आप अग्निवीर पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं? अगर निर्मला जी नहीं है तो एक इस मुद्दे पे करवा लिए। कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो सत्ता पक्ष का काम है, क्यों नहीं करती सत्ता पक्ष? ऐसा है नाविका जी, मैं तहे दिल से आम आदमी पार्टी की तारीफ करना चाहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और कोई बेहतर अगर कोई संस्था है तो आम आदमी पार्टी है ड्रामेबाजी पे। ना वो एमपी है ना मैं एमपी हूं, ये तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मैं तो वो भी आप हाँ तो कर और दीजिए। कह रहा हूं ना, लेकिन ये कहेंगे मेरा चैलेंज है नलिन जी आप जो है करा दीजिए। नहीं, मैं आपको चैलेंज कह रहा हूं, आप संजय सिंह जी को कहिए ना, आपके नुमाइंदे इतने लोगों को आपने पार्लियामेंट भेजा है, उनसे क्यों नहीं करवाते ये पार्लियामेंट के अंदर में? मतलब आप जो है दवाई जिस डॉक्टर से लेना उसके पास तो जाएंगे नहीं, जाएंगे दूसरे के पास और गाली दूसरे को देंगे कि मुझे दवाई ठीक नहीं मिली। ये ड्रामाबाजी नहीं है तो क्या है सौरभ जी? कम से कम आप तो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप समझते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ कितनी गंभीर है। मैं कह रहा हूँ ना कितनी गंभीर बात है, आप तो समझते हैं, पढ़े लिखे हैं आप। डर क्यों रहे हैं? अरे आप देखिए ना, आप घबरा गए ना जब मैंने कहा डॉक्टर जिस डॉक्टर से दवाई लेनी है वहां तो जाएंगे नहीं आप, दूसरी जगह आप जाकर चिल्लाना शुरू करेंगे दवाई देंगे। अरे मुझे बताइए, दिमाग को ठीक करने के लिए क्या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? अरे कमाल करते हैं आप लोग तो, मतलब सीरियसली दिमाग ठीक करने के लिए आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या गायनेकोलॉजिस्ट के पास? मतलब आपको क्या है कि संसद की बात करोगे टीवी डिबेट में, संसद में क्यों नहीं बात कर रहे आप लोग? संसद में तो बात करेंगे नहीं आप, इतने तो आप लोग ड्रामाबाजी करोगे टीवी पे आके नलिन कोहली जी से कह रहे, नलिन कोहली जी से कह रहे, मजाक हो गया ये तो? राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सीरियसली बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आम आदमी की तरह पूछ रहा हूँ, दिल्ली के ये मुझे लगता है वही दौर है, पहले आप बताइए, ये लखनऊ की तहजीब दिल्ली में आ गए, पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन पब्लिक के सवाल सबसे ऊपर। रायपुर से अवनीश कुमार और रांची से रंजीत कुमार सवाल पूछना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं दर्शकों के सवाल। मेरा सवाल है, हाँ महंगाई बढ़ी हुई है, रुपया गिरा है, लेकिन कोरोना यूक्रेन की वजह से दुनिया में हाहाकार है, भारत तो फिर भी बचा हुआ है, इकोनॉमी पर सिर्फ राजनीति क्यों करता है विपक्ष? मेरा सवाल ये है कि सोचिए आज अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो बीजेपी वाले कितना हंगामा कर रहे होते, जैसा बोया है क्या वैसा ही नहीं काट रही है बीजेपी? घनश्याम तिवारी जी, सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो ड्रामा है इससे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, सोल्यूशन क्या है? बताइए कि और ये सवाल सुहेल सेठ जी ने भी उठाया था कि प्रॉब्लम तो सबको पता है, सोल्यूशन कौन बताएगा? देखिए, ये कहना कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा, वो जेम्स बॉन्ड ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। जब एक व्यक्ति तय कर लेता है कि देश का प्रधानमंत्री बनना है और अपनी सारी बातें जो कही हैं उसके ठीक विपरीत करना है, आम आदमी को धोखा देना है, तो हम कितनी बहस कर लेना। नलिन कोहली ने कह दिया कि उनके पास क्षमता नहीं है किसी भी बात पर अपनी पार्टी की तरफ से बताने की क्या करेगी। ये भी बताने की महंगाई पे चर्चा होगी कि नहीं होगी इस बहस में नहीं बता सकते, जीएसटी पे चर्चा होगी नहीं होगी नहीं बता सकते। दूसरी बात इस बहस में तय होगी, जीएसटी काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार है, जो वो चाहते हैं वही होता है। तो आज अगर जीएसटी काउंसिल आपके दूध दही पर टैक्स ले रहा है, आपके बच्चों की स्टेशनरी पे टैक्स ले रहा है, आपके हॉस्पिटल बेड पे टैक्स ले रहा है, आपके सस्ते होटल के कमरे में भी टैक्स ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीबों से टैक्स लिया जाए, जैसे वो चाहती थी कि गरीबों से पेट्रोल डीजल में एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाए। ये उनकी तय नीति थी, प्रधानमंत्री की तय नीति थी। जो सुहेल जी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा सुहेल जी ने झूठ बोला, ये कहना कि जीएसटी का निर्णय विपक्ष की तरफ से आता है ये झूठ है। लेकिन जो सुहेल जी ने कहा कि चर्चा कहां होगी, इस देश में सिस्टमैटिकली आपने मीडिया को केवल हिंदू मुस्लिम बहस के लिए छोड़ रखा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बढ़ चढ़ के बोलते हैं, देश में आग लगाते हैं। उसके अलावा आपने देश के न्याय व्यवस्था को इतना तंग किया कि जजों को आना पड़ा। घनश्याम तिवारी जी, ये मीडिया के चैनल पर ही आप डिबेट कर रहे हैं महंगाई की, संसद की, जीएसटी की। किसी को टोक नहीं रहा था, मुझे बात ये मार्च में नहीं बैठे आप, इसी देश में बैठे हैं आप टाइम्स नाउ भारत में बैठे हैं और जीएसटी और महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। कमाल है, आंखें खोल के भी सपने देख रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 100 दिनों में, पहले से 100 दिनों में जितनी बहसें आपने हिंदू मुस्लिम
की होगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए होंगे उतनी आपने महंगाई पे नहीं की होगी। और मैंने पहले ही मीडिया चैनल से कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम बहसों में नहीं जाता, तो इस देश का मीडिया ये नहीं कह सकता कि इस देश को हिंदू मुस्लिम बहसों में जब जो मुद्दा होता है घनश्याम तिवारी जी उस पे आती हूँ और आपके पार्टी के लोग भी बराबर आते हैं। कम से कम इस बात से इनकार मत करिए। हर वो मुद्दा जो खबर होता है, हर वो मुद्दा जो ताजा होता है, उस पर ही मीडिया बहस करेगी ना। चलिए अब आप सर्टिफिकेट देना चाहें तो देते रहें, लेकिन अवनीजेश जी जाने से पहले आपसे एक और मैं फैक्ट चेक कर दूं, लाई डिटेक्टर टेस्ट में घनश्याम तिवारी जी ऐसा कोई शब्द नहीं है 100 दिन में सारा काला धन वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं कहा था। 100 दिन में काला धन पर कमेटी बनेगी और डिटेल्स फाइल होंगी, एसआईटी बनेगी, ये कहा था। मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट में आपको डाल चुकी हूँ और आप जेम्स बॉन्ड कहें या जो भी, ये वक्तव्य का बयान कभी भी नहीं था प्रधानमंत्री का। पर अवनीजेश जी आखिरी सवाल जो पब्लिक का था वो यही था कि क्या बीजेपी ने जो बोया आज वो वही काट रही है जो यूपीए के जमाने में बोया था? आज ये सवाल पूछ रहे हैं और मैं बाकियों के फेडर डाउन कर रही हूँ। अवनीजेश जी 43 सेकंड। नाविका जी, पहली बात तो मैं जरा घनश्याम तिवारी के इस बयान का जवाब दे दूं कि आप हिंदू मुस्लिम पर करते हैं। अरे भैया, समूचा विपक्ष तो सांप्रदायिकता के नाम पर ही एक होता है कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हो जाओ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हो जाओ। महंगाई पर तो कभी बात नहीं हुई, वो बीजेपी के खिलाफ तो इसी बात पर होता है कि सांप्रदायिकता इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है तो मीडिया उसको डिस्कस करता है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, आपने जो सवाल किया नाविका जी, इतना मैं बता देता हूं कि विजय माल्या भागा, लेकिन ये घनश्याम तिवारी अपने पिंक अखबार के उसमें से ये क्यों नहीं बताते कि कितनी संपत्ति कुर्क करके जितना वो लेके भागा था, जिसने जो इन्होंने इनके प्रधानमंत्री की चिट्ठी से जिसको लोन मिलता था, वो लोन जो कभी चुका नहीं सकता था, उसकी कितना वापस ले लिया, ये भी तो बताओ। आपने तो एनपीए का बताया ना, ऐसा एक नहीं है। नीरव मोदी और सबकी संपत्ति कुर्क हुई, वापस ले लिया, सबको कर दिया दिवालिया। जो आपके दोस्त थे ना, जिनको आप लोन देते थे बिना किसी श्योरिटी के, सर पर बालों में जेल लगाने के लिए, उन सबका वापस ले लिया। अब वो जनता के पास है सब। और इससे सबसे आखिरी बात ये कहूंगा, अगर बिल्कुल, और आज जो अनिल धवन जी का सवाल है वो भी हमारे दर्शक हैं, और अनिल धवन जी का ये सवाल है दिल्ली से। नाविका जी, मेरा बेटा पढ़ने के लिए जब विदेश गया था तो फीस के तौर पर मुझे डॉलर के रेट पे 64 से 68 रुपए देने पड़ते थे। अब वो मुझे कमाकर वापस लौटा रहा है तो वो 74 से 80 रुपए लौटा रहा है। अच्छा है या खराब, ये सोचने की बात है। और अनिल धवन जी, ये तो वही बात हुई कि पर्सपेक्टिव किसका है। अगर आपका बेटा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए तो डॉलर इस वक्त आपको मार रहा है, लेकिन अगर वहां से कमाकर आपको यहां भेज रहा है और आप उसको रुपये में कन्वर्ट कर रहे हो तो वारे न्यारे हैं आपके। ये तो बस देखना है कि ग्लास आधा फुल है कि आधा खाली है। यही आज पब्लिक पूछ रही है। लोकतंत्र में लोगों की अहमियत क्या है, इसे इस बात से समझिए कि हमारे संविधान ने कहा है कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और जनता का है और सब कुछ जनता के लिए होता है। लेकिन जनता के लिए कौन कर रहा है? जनता के जो मुद्दे हैं वो संसद में बहस के लिए होंगे, उसमें कोई सल्यूशन, उसमें से कोई रास्ता निकालने के लिए होंगे, या फिर सिर्फ सड़क पर या संसद के अंदर संसद रोकने के लिए और नारेबाजी करने से ही सॉल्यूशंस निकलेंगे। लेकिन राजनीति का जो हाल इस वक्त दिख रहा है, इसमें इन मुद्दों पर जनता को राहत दिलाने से ज्यादा उस पर राजनीतिक स्कोर की छटपटाहट नजर आ रही है। हर विरोधी दल ये चाह रहा है कि किस तरह से मोदी सरकार को नीचे दिखाया जाए और दूसरी तरफ मोदी सरकार विपक्ष को किस तरह से जवाब दिया जाए, इस पर आमादा है। मैं समझती हूं कि अगर लोकतंत्र चलना है तो विपक्ष को भी जिम्मेदारी से काम करना होगा और सत्ता पक्ष पे भी जिम्मेदारी होगी कि वो संसद चलने दे, बहस करे, क्योंकि बहस सिर्फ संसद के पटल पर हो सकती है। लेकिन इस मामले में कितना कौन
अंदर आ रहा है और बहस कर रहा है, ये आज स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की अटेंडेंस के हिसाब से बताया। राहुल गांधी जी की जो प्रेजेंस है लोकसभा में 40% है, जबकि केरला के बाकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की तकरीबन 85 से 90% है। उन्होंने डिबेट्स का जो हिस्सेदारी है उसका भी रेट सबके सामने रखा। एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं आया। तो इस देश में सवाल पब्लिक ये भी पूछेगी कि अगर इतने संजीदा हो लेकर पब्लिक के सवाल, तो फिर ये सवाल संसद में क्यों नहीं? क्यों सिर्फ हंगामा और नारेबाजी ही बन जाता है विपक्ष का सबसे बड़ा एजेंडा? यही है आज मेरा नजरिया। सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत। अपना ध्यान रखिएगा, पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज की पाठशाला।